नमस्कार, अब उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इस बार नए रूप में कोरोना फिर से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश की अगर इस वक्त हम बात करें तो पूरे देश में लगभग 1000 से ज्यादा मामले हैं और केवल दिल्ली की अगर बात करें तो 99 एक्टिव केसेस दिल्ली में हैं। अब सवाल यह है, कोरोना फैल क्यों रहा है और किस तरीके के नए वेरिएंट के साथ कोरोना आगे बढ़ रहा है, कितना खतरनाक है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ये बार-बार इस तरीके से कोरोना का रूप बदल क्यों रहा है और तमाम जो हमने प्रिकॉशन लिए, जो वैक्सीन के प्रिकॉशन हमने आपने सबने लिए, पूरी दुनिया ने लिए, क्या उसके जरिए हमारा बचाव हो सकता है या रीवैक्सीनेशन की जरूरत होगी, नेक्स्ट जेन वैक्सीन की जरूरत होगी? इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 वेरिएंट्स हैं इस वक्त जो फैल रहे हैं, NB.1.8.1 और LF.7, 3 वेरिएंट है, माफ कीजिएगा, और JN.1 वेरिएंट, जिनके केस लगातार देखने को मिल रहे हैं। कुछ मामलों में सिर्फ थोड़े से सिम्टम्स दिख रहे हैं, खतरनाक उसको नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सावधानी बरतनी पड़ रही है और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, कोरोना का वेरिएंट जो है वो अपने रूप क्यों बदल रहा है, कितना खतरनाक हो सकता है, क्या कुछ हमें करना चाहिए, प्रिकॉशन क्या हमें फिर पहले जैसे हम ले रहे थे उसी मोड में वापस आना होगा? ये सब जानना समझना बहुत अहम है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर गोपीचंद खिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेनेटिक एक्सपर्ट हैं, BHU वाराणसी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले खिलानी सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये अचानक जो मामले देख रहे हैं हम कोरोना के, सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी हम देख रहे हैं, यही वेरिएंट्स अलग अलग जगहों पर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत में भी 1000 के करीब मामले पहुंच गए हैं। दिल्ली में ही हम लोग बैठे हैं, 99 एक्टिव केसेस अभी हैं जो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक। सवाल यह है कि मामले बढ़ क्यों रहे हैं, एक दूसरा, और जिस तरीके से अलग रूप में या नए वेरिएंट के रूप में ये जो कोविड फैल रहा है, उससे बचाव कैसे होगा? खिलानी सर, आपको माइक अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। खैर, खिलानी सर की आवाज हम तक नहीं आ रही है। मैं पीसीआर एक बार हम कोशिश करेंगे कि उनको ऑडियो हम तक पहुंचे। तब तक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जेनेटिक एक्सपर्ट हैं, BHU से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो वेरिएंट्स के नाम अलग अलग आ रहे हैं, जो मैंने नाम अपने दर्शकों के सामने भी रखे, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है, NB.1.81, LF.7, JN.1, ये मतलब जो हमने पहले जो कोविड में जो वेरिएंट्स हमने अलग अलग देखे, उनका ये अपग्रेडेड वर्जन है जो ज्यादा घातक हो सकता है, ज्यादा मजबूत हो सकता है हमें नुकसान पहुंचाने के लिहाज से। इसको इस तरीके से समझें या कैसे समझें, जरा दर्शकों को बताइए प्लीज। जी, देखिए, जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है वो एक बड़ा मेजर वेरिएंट था। उसके बाद ये जो भी है ये सब उसके सब वेरिएंट्स हैं। जैसे जो इसका सबसे मेजर वेरिएंट था वो JN.1 था और आज के डेट में लगभग 50% केसेस इसी वेरिएंट के वजह से हैं। तो ये सब वेरिएंट होता क्या है कि समय के साथ, क्योंकि ये होस्ट और पैथोजन, जैसे हम इसके होस्ट हैं और ये पैथोजन है, तो ये हमारी इम्यूनिटी के अगेंस्ट कुछ ऐसे म्यूटेशंस जो है डेवलप करता है जिसके थ्रू कि ये हमारी इम्यूनिटी को इवेड कर पाए। जो टाइम के साथ इसमें, क्योंकि रैंडम म्यूटेशन तो रैंडम प्रोसेस है, तो उसमें कुछ ऐसे आर्टिफिशियल म्यूटेशन हो सकते हैं इसके अंदर जो हमारी इम्यूनिटी के एक लेवल को इवेड करती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को 2 यूनिट किसी के पास एंटीबॉडी है और उस एंटीबॉडी को इस वायरस को इवेड करना है, तो लो लेवल का एंटीबॉडी जिनके अंदर होगा, कुछ टाइम बाद इसमें कुछ ऐसे म्यूटेशन होंगे जो उनको बाईपास कर सकते हैं, उनको इन्फेक्शन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, पहली चीज हमको ये समझना है कि कोरोना कहीं कहीं गया नहीं था। ये शुरू से जब से आया है तब से कंटिन्यूअसली हमारे पॉपुलेशन में है। कभी 2-4 को इन्फेक्ट करता है, कभी 2-4 हजार लोगों को इन्फेक्ट करता है। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जब एक समय था कि जब अल्फा, बीटा, डेल्टा पैरेलल बहुत सारे वेरिएंट्स प्रेजेंट थे जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत घातक भी थे, लेकिन अभी ओमिक्रॉन जो है वो स्टेबल वेरिएंट है और उसके ये छोटे छोटे सब वेरिएंट्स हैं जो टाइम के साथ, क्योंकि इसमें समय के साथ म्यूटेशन होता रहता है। अगर हम कंपेयर करें वुहान वेरिएंट से इस वेरिएंट के बीच, तो लगभग 140 से 150 म्यूटेशन हो चुका है इस पूरे वायरस के अंदर। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि अभी भी जो हमारे पास अगर हाई लेवल का एंटीबॉडी है
तो अभी भी हम इससे बचे हुए हैं। लेकिन समय के साथ, क्योंकि एंटीबॉडी ह्यूमन के बॉडी में स्थिर नहीं रहती है, समय के साथ वो वेन करती है, वो घटती है, तो जिनके अंदर एंटीबॉडी घटेगी उनको ये इन्फेक्शन करने के चांसेस बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो अलग अलग वेरिएंट्स हम देख रहे हैं और जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की जा रही है, खास करके अस्पतालों को लेकर के भी, कभी बेड्स का इंतजाम भी रखें, एंटीबायोटिक्स का इंतजाम भी रखें, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट भी रखें, क्या ये म्यूटेशन ऐसा इस लेवल पर आ गया है कि ये थोड़ा और खतरनाक हो सकता है हमारे और तमाम लोगों के लिए, घातक हो सकता है, या जो लोग पहले जिनको हो चुका है कोविड उनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा मजबूत हो गई होगी, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो क्या इससे बच पाएंगे? तमाम बड़े सारे सवाल उठ जी, रहे हैं। देखिए, पहले तो हमको इस वायरस के नेचर को समझना। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब एनिमल से ह्यूमन में आया। तो ह्यूमन के अंदर अगर कोई वायरस को हम कभी अगर अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, और वो वायरस अगर ह्यूमन की लाइफ में आता है तो वो ज्यादा घातक होता है, जैसा कि हमने शुरू के वेव्स में देखा था। क्योंकि उस समय न तो सारे लोग या तो इन्फेक्टेड थे, न ही सारे लोग वैक्सीनेटेड थे। तो आज के डेट में एक बड़ी पॉपुलेशन जो हो इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुकी है, और दूसरी चीज कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी वैक्सीन हेजिटेंसी है जिससे कुछ लोग नहीं इन्फेक्ट हुए हैं, नहीं वैक्सीनेट हुए हैं। तो बिल्कुल के लिए ये उनको काफी हद तक बीमार कर सकता है, उनको हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन और लोगों के लिए अगर कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो इस तरीके का ये केवल अपनी इन्फेक्टिविटी बिल्कुल बढ़ाएगा, क्योंकि इसको भी सरवाइव करना है टाइम के साथ। तो ये इन्फेक्शन तो कर रहा है, लेकिन लोगों को सीवियर, जितना कि शुरू के वेरिएंट्स जितना डेल्टा कर रहा था, उस लेवल वाली स्थिति आने की उम्मीद जीरो है। ठीक है, ये हम बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर खिलानी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, आपकी तो आ रही है, मेरे जी नहीं, अब हम सुन पा रहे हैं आपको। शुरू में शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी, अब हम सुन पा रहे हैं आपको। सर, बहुत स्वागत है अमर उजाला पर आपका। सबसे पहले जो तमाम गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, मैं उसके हिसाब से समझना चाह रहा हूं, क्योंकि एक खबरें देख करके भी और एक चीजों को जान करके भी लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि क्या कोविड वापस उसी फॉर्म में आ रहा है जिस तरीके से डॉक्टर प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे समझा रहे थे उसकी म्यूटेशन के बारे में और तमाम चीजें। लेकिन वो पैनिक कैसे कम होगा, और हम कितने सुरक्षित हैं, कितना महसूस करें खुद को सुरक्षित? अगर हम पब्लिक प्लेसेस पर ज्यादा हैं या भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ज्यादा हैं, तो क्या पुराने तरीके से ही सब कुछ होगा, जैसे फैला था कोविड या फैल सकता है कोविड, वैसे ही खतरे होंगे? नहीं, देखिए, ये है तो ये कोविड वायरस ही, लेकिन इस वायरस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझना चाहिए। जो वुहान वायरस था और डेल्टा वायरस था, वो निमोनिया कर रहा था और आईसीयू एडमिशन हो रहे थे, एआरडीएस कर रहा था। लेकिन ये वायरस का कैरेक्टरिस्टिक, ये ओमिक्रॉन वायरस है, उसका डिसेंडेंट है। ये वायरस जनरली लंग में नहीं जाता है, अपर एयरवेज में, मतलब गले तक ही सीमित रहता है और माइनर इलनेस करता है। तो इसलिए दूसरी बात ये कि ये जो R0 फैक्टर था, जिसको कंटेजियसनेस कहते हैं, वो वुहान वायरस की 2.5 थी, डेल्टा वायरस की 5 थी, इसकी 8 से भी ज्यादा है। कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, बहुत स्पीड से फैलता है, लेकिन माइनर इलनेस करता है। और जो डेथ्स रिपोर्ट हुई है, जो मुंबई से शुरू में 2 रिपोर्ट्स हुई, उसके लिए हम कहते हैं कि दे डाइड विथ कोरोना वायरस, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि उनको उनकी अंडरलाइंग इलनेसेस थी। तो इसलिए कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, जैसे 80 साल से बड़े हुए हैं, उनको डायबिटीज़ है, बीमारियां हैं, स्टीरॉइड्स पे है, या जो कीमोथेरेपी पे है, या जिनको एड्स की बीमारी है, या फिर जो रिमेटोलॉजिकल डिजीजेज होती है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उन लोगों को स्पेशली केयरफुल रहना चाहिए। इस समय बचाव करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से जो जीवन है वो बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। लेकिन आप मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के घर में कोई ससेप्टेबल पर्सन है, फैमिली मेंबर, अब उसके बाद अगर उसके घर वाले बाहर जाते हैं, वही कोरोना लेके आ जाते हैं, तो उसको भी हो सकता है। तो इसलिए जो हमने सीखा था कोविड टाइम पे 2020, 21, 22 में, कि भाई आप किसी तरह का भी मास्क पहन लें, कपड़ा बांध लें, थोड़ा हैंड हाइजीन रखें और डिस्टेंस बनाए रखें, ये एक लो लेवल पे करना चाहिए इसको इम्प्लीमेंट। बाकी मेरा व्यक्तिगत
थॉट प्रोसेस ये है कि अभी वैक्सीनेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मास वैक्सीनेशन की। और ये इसलिए अभी फैल रहा है क्योंकि ये साइकिल्स आती है। फ्लू वायरस होता है, उसकी भी साइकिल्स आती हैं। HMPV वायरस आता है, उसकी भी साइकिल्स आती हैं। तो ये आके चला जाएगा। और इन्फेक्शन इसलिए भी हो रहे हैं कि जो कोरोना इन्फेक्शन है, हम लोग सपोज 90% लोग वैक्सीनेटेड हैं या उनको इन्फेक्शन हो चुका है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इम्यूनिटी वेन करती है। और दूसरा ये बात भी समझना है कि जो वैक्सीनेशन है वो इन्फेक्शन से नहीं बचाता, सिवियरिटी से बचाता है। आईसीयू एडमिशन कम होते हैं, डेथ रेट कम हो जाती है, ये हमने कोविड टाइम में सीखा। तो ये तो इन्फेक्शन है ही माइल्ड, और ये बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है मास वैक्सीनेशन करना पूरे देश की। तो मेरे ख्याल से उसकी तो अभी डॉक्टर साहब बीच में रोक रहा हूँ, अभी हम पहचाने कैसे कि हम इन्फेक्टेड हो गए हैं? बहुत सारे लोग अभी, क्योंकि जिस तरह का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार फीवर की शिकायत कर रहे हैं। फीवर, बॉडी एक, किसी को खांसी, किसी के गले में थोड़ी सी खराश दिखाई दे रही है फीवर के साथ। बहुत सारे शिकायतें देखने को मिल रही है क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। तो क्या अगर इस तरह के सिम्टम है वो भी है, और कुछ अलग सिम्टम है तो जरा वो भी बताइए हमारे दर्शकों। नहीं, देखिए वो आपने सिम्टम तो सारे ही गिना दिए, मेरे को गिनाने की जरूरत नहीं है। ये इसको कहते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। ये इसमें गला खराब होता है, जुकाम होता है, शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, बुखार होता है, खांसी होती है, छाती में थोड़ा सा तनाव होता है। अब वो कोई भी पंडित नहीं बता सकता कि ये कोरोना इन्फेक्शन है या इन्फ्लुएंजा है या रेस्पिरेटरी सिंथेशियल वायरस है या फिर HMPV वायरस है। इनके सबका क्लिनिकल प्रोफाइल सिमिलर हो जाता है। ये सिर्फ RT-PCR से ही पता चल सकता है कि कोरोना है या नहीं है। और उसकी सुविधा सब जगह मौजूद है। कोविड पैंडेमिक के बाद ये टेस्ट वाइडली अवेलेबल है। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि भाई क्या हर आदमी जाके अपना टेस्ट कराए? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, हेल्थ केयर वर्कर्स है जैसे, उनको अगर होता है तो उनको कराना जरूरी है। और दूसरा, जिसको इस तरह की इलनेस हो गई है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो मैंने डिस्क्राइब किया, तो जरूरी है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर ले और मास्क पहन के बैठे, क्योंकि ये बहुत कंटेजियस वायरस है। जब तक टेस्ट हो या टेस्ट ना हो उसके बारे में कहना मुश्किल है इस समय, लेकिन ये फैलता बहुत फास्ट है। तो इसलिए जिसको हुआ है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो उसको अपना बचाव करना चाहिए। और दूसरा ये कि आइसोलेट करना चाहिए खुद को मास्क पहन के, सो दैट वो कम से कम लोगों को इन्फेक्ट करे। ठीक है, आप रहे सर मेरे साथ। डॉक्टर प्रोफेसर चौबे, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई जो वैक्सीन है वो हमें सिवियरिटी से बचाएगी, हमें आईसीयू में जाने से बचाएगी, लेकिन इन्फेक्शन से नहीं बचाएगी। लेकिन जिस तरीके से म्यूटेशन हो रहा है और जो बदलाव हम देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस वैक्सीन से ही हम लंबे समय तक, अगर ये म्यूटेशन हो रहे हैं वायरस के अंदर, तो उससे बचते रहेंगे, या रीवैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी, या नेक्स्ट जेन वैक्सीन बनानी होगी? क्योंकि फ्लू का भी हर साल हम एक वैक्सीन लेते हैं या वैक्सीनेशन होता है, तो क्या उसी मोड में हमको जाना पड़ेगा? जी देखिए, अभी तक तो जो भी एंटीबॉडी बन रही है उसको डिटेक्ट करने की जो इसके अंदर जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी है इसको पर्याप्त है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो और इसके साथ एक और भी प्रॉब्लम है कि पैरेलल इसमें बहुत सारे जब वेरिएंट्स आ रहे थे, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा, जब उस समय आ रहे थे तो कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि जो हम वैक्सीन है उसको डेल्टा के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लें। लेकिन वो सजेशन बेहतर नहीं था, क्योंकि अगर हम डेल्टा के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते तो वो ओमिक्रॉन पे मोस्ट लाइकली उतना असर नहीं करती जितनी कि हमारी प्रेजेंट वैक्सीन असर कर रही है। तो एक लेवल की, क्योंकि इन्फेक्टिविटी भाई इसकी हाई है, तो हो सकता है कि इसकी जो इवेडिंग लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन जो है अभी कारगर नहीं हो सकती है, वैक्सीन अभी भी कारगर है। और ऐसा भी, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला कि सबको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है और एक वैक्सीन ड्राइव फिर से शुरू करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो लोग जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में है या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में है, उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि अगर वो फील कर रहे हैं, वो भी अगर वो महसूस कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, तभी वैक्सीन देने की ज़रूरत है। अदरवाइज सारे लोग एक न एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं इससे,
हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस वायरस को समझ चुका है। तो हमारा जो मेमोरी सेल है जिसको टी सेल कहते हैं, उसके अंदर इस वायरस की मेमोरी है। जैसे ही ये वायरस आगे भी हमको इन्फेक्ट करता है, तुरंत जो है वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा और हमारे बहुत सारे सैनिक हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो कि एक सिंपल बट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसके थ्रू की हमारा बॉडी डिफेंस सिस्टम के थ्रू काम करता है। ठीक है डॉक्टर खिलनानी, क्या बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हमें रिवैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि लोग डर रहे हैं। जिस तरह से मौतों की खबरें आ रही हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स की देखें तो 6 से लेकर 11 लोगों के अभी तक जान जाने की बात हमारे देश में आ रही है कि अब जो कोविड का नया वेरिएंट्स है, जो 3 नए वेरिएंट्स जिनका जिक्र हमने किया, उनकी वजह से लोगों पर असर पड़ रहा है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि एक एज के बाद और खास करके सिवेरिटी, कोमॉर्बिड जो पेशेंट्स हैं उन पर ज्यादा असर है, लेकिन क्या प्रिकॉशनरी वैक्सीन ली जा सकती है, ले लेना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, दो पहलू है। एक तो आइडियल सिचुएशन और दूसरा ये है कि प्रैक्टिकेबिलिटी, इसको देखना चाहिए। ये डेफिनेटली श्योर है कि जो वैक्सीन है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और इससे इन्फेक्शन रेट कम नहीं होता, सिवियरिटी कम होती है। अब जब इस वायरस की सिवियरिटी है ही नहीं तो वो एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस समय मास वैक्सीनेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एहतियात रखना जरूरी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडवांस लेबोरेटरीज हैं वो कंटिन्यूसली उसको जीन मैपिंग कर रहे हैं और उस वायरस के कैरेक्टर का पता लग रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन वायरस है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला। इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ केयरफुल रहना जरूरी है, पैनिक नहीं होना चाहिए। और फिर से मैं बोलता हूँ कि मास वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रोफेसर चौबे, मुझे एक बात बताइए, लगातार ये वायरस जिस तरीके से म्यूटेट हो रहा है और जो इसके असर हम देख रहे हैं, तो चांसेस, ठीक है अभी हम देख रहे हैं कि वो उतना प्रभावी नहीं हो रहा है। कोविड-19 वाला जो वायरस था, जो अल्फा डेल्टा बाकी हमने देखे, और उसके ओमिक्रॉन के बाद अब इसमें जो सब वेरिएंट्स आ रहे हैं वो उतने घातक नहीं दिख रहे हैं अभी वाले, लेकिन क्या भविष्य में ये पुराने वाले फेज में जा सकता है, उतना घातक हो सकता है? क्योंकि अगर म्यूटेशन हो रहा है तो आज अलग है, कल कुछ और हो सकता है। जी, एक चीज तो हमको ये मान के चलना है कि जूनोटिक वायरस जब ह्यूमन में आता है और उसके बाद किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देता है तो दोबारा बहुत रेयर चांसेस है। लेकिन देखिए, वायरस एक ऐसी जो है क्रिएचर है जिसको कि ह्यूमन को समझने में अभी भी बहुत समय लगेगा। पर जो प्रोबेबिलिटी है या अदर वायरसेस के, अगर हम लोग एक्सपेंशंस को देखें, इन्फेक्शंस को देखें, तो एक बार अगर ह्यूमन का डिफेंस सिस्टम इसको समझ गया है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें म्यूटेशन रैंडम हो रहा है, रैंडम म्यूटेशन, और इसमें कोई करेक्शन भी नहीं होता म्यूटेशन का, तो आगे चल करके इसके जो 30,000 बेस पेयर का जो आरएनए सीक्वेंस है उसमें कौन सा ऐसा म्यूटेशन हो जाएगा जो कि सारी जो इस लेवल का डिफेंस है, हमारी इम्यूनिटी है, सबको इवेड कर देगा, जिसका चांसेस बहुत लो है, लेकिन फिर भी ये ओपन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, आप बच्चों के लिए क्या कुछ स्पेशल केयर करने की जरूरत है अभी, जो जिस तरीके से ये नए वेरिएंट्स हम देख रहे हैं, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि वो खेलने भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, मौसम भी बदल रहा है, तमाम चीजें हो रही है। नहीं, इस समय किसी तरह की स्पेशल बच्चों की जरूरत नहीं है, स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्विलेंस की जरूरत है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना पूरे एफिशिएंसी के साथ इसको सर्विलेंस में रखे हुए हैं। हाँ, कोई अनफॉर्चुनेटली कोई सिवियर ऐसा कोई वर्जन आता है जो कि पुराना डेल्टा और वो ओरिजिनल वुहान वायरस की तरह होता है, उसके जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उसके चांसेस बहुत 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 कम है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लाइफ हैज टू गो ऑन एज नॉर्मल एज एवर। ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आप दोनों से पहले मैं एक चेन समझना चाहूंगा। डॉक्टर खिलानी, पहले सर आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, क्योंकि चीन, फिर उसके बाद अलग अलग एशिया के देश, और फिर भारत में ये आंकड़े बढ़ना शुरू हो गए, नंबर सामने आना शुरू हो गए। तो अभी भी क्या हम मान कर चले कि बाहर से ही वो वायरस हमारे देश में पहुंच रहा है, या क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग पिछली बार इन्फेक्टेड हुए थे, या वही वायरस म्यूटेट हो रहा है? ये जो चेन है वो थोड़ा मैं समझना चाहूंगा आपसे। नहीं, देखिए, इंटरनेशनल ट्रैवल इतनी है कि आप ये कहना कि मतलब आप हिस्टोरिकली कह सकते हैं, क्योंकि चाइना में, थाईलैंड में, सिंगापुर में सबसे ज्यादा केस है, तो प्रिज्यूमेबली वहां से आया है इंटरनेशनल ट्रैवल के जरिए।
तो ये तो वायरस कौन सा कहाँ से कहाँ जाता है कुछ नहीं पता चलता है। आपको याद डॉक्टर साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो HMPV वायरस की वेव आई थी, वो आके चली गई, और मेरा विचार है कि ये वेव भी आके चली जाएगी बिना कुछ मेजर नुकसान किए हुए। ठीक है, देखिए अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि बिना किसी मेजर नुकसान के ये वेव चली जाएगी, और जो थोड़े मोड़े सिम्टम्स हैं उसकी जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं। प्रोफेसर चौबे साहब, आप से मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग जेनेटिक्स से जुड़े हुए हैं, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या फेरबदल हो सकता है, आप लोग इस पर ज्यादा रिसर्च करते हैं, और यही सबसे जरूरी हो जाता है उस केस में कि भविष्य में क्या हो सकता है। जी देखिए, एक बड़ी बात है कि अमेरिका में लगभग हर हफ्ते 300 लोगों की डेथ हो रही है इसके वजह से। तो ये लोगों को इन्फेक्ट करता है, और ये वही लोग हैं जिन लोगों की डेथ हो रही है, जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, वही हैं जो कोमॉर्बिड है, जिनको कोई और समस्या है जिसके वजह से वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में हैं, और उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन पे लागू होते हैं। लेकिन अब देखिए, हमको जो पुरानी स्थिति में ये इम्पॉसिबल है नियरली कि अब हम पुरानी स्थिति में जाएं और पुरानी जो मेजरमेंट्स है सारे की लॉकडाउन कर दें, सारा कुछ बंद कर दें, वो सब कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये वेव देखिए बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और फिर उतनी तेज़ी से ये नीचे भी गिरेगा, क्योंकि आप सिंगापुर के केसेस अगर लास्ट एक वीक में देखें तो बहुत तेज़ी से 23% राइज किया है, और उसके बाद फिर अब धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और फिर वो गिरेगा। तो भारत में भी इसी तरीके की सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर खिलानी, एक बात मुझे बताइए, बहुत सारे लोग अब सवाल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको लेकर चिंतित भी हैं कि भाई अगर ये हो रहा है तो इससे बचेंगे कैसे। मैं इसको सीधे तौर पर ऐसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे ये हो जा रहा है या मुझे लग रहा है कि मुझे हो गया, तो उसके बाद क्या मुझे खुद को क्वारंटीन करने की भी जरूरत है, घर परिवार में भी क्वारंटीन करने की जरूरत है? क्योंकि अगर मैं काम करने जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, हो सकता है उससे लोग इन्फेक्ट हो। ठीक है, उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो फैल तो रहा है। हाँ, वो मैंने आपको बताया कि ये रिलेटिव केयर करनी पड़ेगी, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, तो वो इन्फ्लुएंजा है तो वो भी फैलेगा, कोरोना वायरस है तो वो भी फैलेगा। और ये कोरोना वायरस जितना इन्फ्लुएंजा वायरस में भी डेथ्स होती है, हर साल होती है, हम लोग देखते हैं लोग निमोनिया हो जाता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसको होता है वो अपना एटिकेट, अपने कफ एटिकेट रखना, मास्क पहनना, ये सब करना चाहिए, ये कम्युनिटी के लिए जरूरी है। और फिर से कहता हूँ कि जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है वो भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं जाए, क्योंकि जितना क्राउड होता है उतना ही चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। और सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन होता है हवाई जहाज में, एयरक्राफ्ट में जाए उसमें होता है। तो उसमें एहतियात रखनी चाहिए। जिन लोगों को तकलीफ इस तरह की हो, उनको मास्क पहनना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल ये वेव आके चली जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद हम सब आज तक घबराए हुए हैं, जिस तरीके की ऑक्सीजन को लेकर किल्लत हुई थी, सांस को लेकर दिक्कत हुई थी, क्या उस तरह का या उसके आसपास तक का भी खतरा हम ये मानकर चले कि इस वायरस में जो अभी म्यूटेशन है उसमें नहीं है? देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन साइंटिफिकली मैं कह सकता हूँ कि ये वायरस जो है ना, माइल्ड वायरस है, इसलिए इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। वो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था जब डेल्टा वेव आई थी, तो बहुत सीवियर वेव थी। हम सबने उसको देखा और उसका डर भी देखा और डेथ्स भी देखी, सब कुछ जो है ना विटनेस किया। लेकिन आप हर आउटब्रेक को लेकर आप बहुत ज्यादा पैनिक करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो सही है और जो लॉजिकल है वैसे ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और लॉजिक ये कहती है कि पैनिक नहीं हो करें, थोड़ा बहुत केयरफुल रहें। ठीक है, आप दोनों से एक आखिरी सवाल सर, खिलानी सर पहले आप ही जवाब दे दीजिए। जो गवर्नमेंट प्रिकॉशंस ले रही है, जो गाइडलाइंस जारी कर रही है, उसमें कुछ और चेंज होने चाहिए, या जो अभी किया गया है वो ठीक है, सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है जो गवर्नमेंट ले रही है, कोई इसमें बदलाव की जरूरत नहीं। ठीक है, प्रोफेसर चौबे।
जी, बिल्कुल मैं डॉक्टर खिलनानी से पूरा एग्री करूँगा कि जो भी प्रिकॉशंस या जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से परफेक्ट हैं। लेकिन पब्लिक को भी समझना चाहिए, बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डालता है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, लंबे समय तक एडमिट है, जो आईसीयू में है या कहीं और हैं। ऐसे लोग अगर पैनिक होंगे तो उनकी हेल्थ जो धीरे-धीरे बेहतर हो रही होगी, उनको उस पे भी असर पड़ेगा और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो हमारे सोसाइटी पे पड़ेगा, जो कि किसी के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर चौबे, डॉक्टर खिलनानी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के मन में जो बहुत सारी इनवेरिएंट्स को लेकर सवाल हैं, शंकाएं हैं, जो डर है, उसको दूर करने के लिए। देखिए, खतरा जरूर है, लेकिन सावधानी से ये खतरा निपट जाएगा। खतरा उतना गंभीर भी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको सारे प्रिकॉशन लेने होंगे। वैक्सीन अगर आपको लगी है तो आपके पास एक प्रोटेक्शन लेयर है, लेकिन उसके बाद भी प्रिकॉशन जरूर लीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए और अगर आपको लगे कि थोड़ा भी आपको दिक्कत ज्यादा हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला.com पर बने रहिए।